हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ विद बुक्स। तो हम शुरू करने वाले हैं आज नमक स्वादानुसार की फोर्थ स्टोरी, जिसका नाम है पीली पेंसिल। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोफेसर सनल और उनकी पत्नी मंजरी कुछ 15 दिन पहले ट्रांसफ़र लेकर यूनिवर्सिटी आए थे। अभी तक यूनिवर्सिटी के दिए अपार्टमेंट में शिफ्टिंग का काम चालू था। मंजरी ने पहली बार घर बदला था, या ये कह लें कि घर के बदले मकान बदला था। इतने दिन निकल गए, लेकिन अभी तक अलग-अलग सामान और नए-नए कमरों का नाता कुछ मज़ेदार तरीके से नहीं बन पा रहा था। कभी बांस की कुर्सियाँ आंगन में खिसका दी जाती, तो कभी बैठकी में बेड, कभी दीवार से पैरेलल सटा दिया जाता था, तो कभी परपेंडिकुलर। लेकिन फिर भी सामान, दीवारों, दराजों और रहने वालों का एक ऐसा सेलेस्टियल कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया था जिसे घर कहा जा सके, और उसे रात में निहारते हुए आंखों को ठंडा ठंडा महसूस हो। महकुम की ग्रह दशा का अलाइनमेंट भले आसान हो, लेकिन इस घर में वैसा हो पाना बड़ा भारी प्रतीत होता था। प्रोफेसर साहब इस बात से हैरान तो थे, लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि उनका स्पेशलाइजेशन सिर्फ भौतिक विज्ञान है, और अगर श्रीमती जी के गृह विज्ञान में घुसने की कोशिश की तो ट्रेस पासर्स को बेदर्दी से प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा। इन दोनों के अलावा मकान में एक और प्राणी था जो इस उठा-पटक से बेहद नाखुश था। नाम काकू, उम्र 10 साल। नाखुशी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसकी खेल-कूद के सामान वाले गत्ते का डब्बा अभी तक खोला नहीं गया था। शायद वो किसी और गत्ते के नीचे दबे होने की वजह से गुमशुदा हो गया था, या फिर वो गत्ता इतना ज़रूरी नहीं था कि उसे खोजने के लिए समय और मेहनत ज़ाया की जाए। समय के साथ जूझने-उलझने के लिए उसके पास ले देकर उसकी एक लाल रंग की डायरी और पीले रंग की पेंसिल ही थी। डायरी लिखने का शौक पिता से आया था। प्रोफेसर साहब हर रात टेबल लैंप की रोशनी में संजीदा होकर डायरी लिखते थे, और ऐसा करते वक्त मुँह ही मुँह कुछ बोलते रहते थे। पिता की देखा-देखी काकू ने भी डायरी लिखना शुरू करके उससे एक चोखा रिश्ता जोड़ लिया था, और डायरी ने काकू से। अपनी डायरी का नाम भी उसने काकू ही रखा था। ऐसा करने से उसे ये लगता था कि वो खुद से बातें कर सकता है। पिछली रात उसने डैडू की तरह बुदबुदाते हुए टाइगर को याद किया और टूटी-फूटी भाषा में लिख दिया। ईंटों के घर में दबकर टाइगर मर गया। टाइगर हेवन जाएगा। टाइगर झूठ नहीं बोलत था। टाइगर को बोलना ही नहीं आता। टाइगर बस भौं-भौं करत था। भौं-भौं करने से झूठ नहीं बोलते ना। झूठ बोलने के लिए इंग्लिश हिंदी बोलते हैं। टाइगर कभी चोरी भी नहीं की, क्योंकि टाइगर के पास टू हैंड्स नहीं होता है। टाइगर का चार पैर थी। पैर से चोरी नहीं की सकती। आई नो टाइगर का घर वॉचमैन ने तोड़ा, लेकिन मैं पुलिस को मर्डर की बात नहीं बता सकता, क्योंकि फिर पुलिस वॉचमैन को फांसी दे देगी। मैं गॉड ब्लेस टाइगर, काकू मिस यू लॉर्ड, आई डॉट डॉट डॉट। आखिर लाइन पर आई के बाद आग आखिरी लाइन पर आई के आगे की बात एक जोड़ी आंसुओं से धुलकर धुंधली हो गई थी। कुछ देर बाद काकू ने ये सोचकर पन्ना फाड़ दिया कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने ये बात पढ़कर पुलिस को कुछ बता दिया तो वॉचमैन को फांसी चढ़ा दिया जाएगा, और उसके बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ऐसा होते हुए उसने फिल्म में देखा था। वॉचमैन के बच्चों के साथ खेल खेल कर काकू बड़ा हुआ था। डायरी के पन्नों पर सिर रखकर काकू सो गया। कहते हैं कि सोने से पहले दिमाग जिन बातों में उलझा होता है, रात में वही सब सपनों के रूप में वापस आता है। काकू ने सपना देखा कि वो रेत के ढेर पर टाइगर के साथ खेल रहा है। वो एक सुरंग बनाता है, और टाइगर उसके एक छोर से दूसरे छोर आवाजाही करता है। रेत की सुरंग धंस भी जाए तो भी दबने का डर नहीं रहता। टाइगर अपनी झबरीली पीठ और पेट झाड़ कर छोटी-छोटी आँखों से मुलुर-मुलुर निहारता रहता है। काकू फूँक मारकर उसकी आँखों से रेत झाड़ देता है। काकू उठ जाओ बच्चे, उठो तो मैं बिस्तर झाड़कर कमरा साफ कर देती हूँ। मेज पर पोहा बनाकर रख दिया है, खा लो जाकर। और ये टेबल
लैंप की रोशनी बंद कर दो बेटा। माँ ने खुद टेबल लैंप किया, डायरी किनारे रखी और काकू का माथा चूम कर उसने बिस्तर से सीधे खड़ा कर दिया। नींद से काकू की आंखें भी नहीं खुल रही थी, टाइगर की रेत भरी आंखों की तरह। माँ ने करीब आकर उसकी आंखों पर प्यार से फूंक मारी और वो मुस्कुराते हुए उनसे लिपट कर वापस सो गया। उठ जा बच्चे, सफाई करनी है। काकू थोड़ी देर तक माँ की गोद में वैसे ही खेलता रहा जैसे रेत में टाइगर, फिर अकड़ा हुआ शरीर धनुष की तरह मोड़कर सीधे मेज की तरफ ऐसे दौड़ा जैसे कि धनुष से निकलकर बाण छूटा हो। इश बाबा, बिना ब्रश किए खाना खाने लगा। जाकर ब्रश कर बेटा, काकू दांत में बड़े बड़े कीड़े लग जाएंगे। काकू पोहा खा चुका था और सोफे से कूदा तो सीधा घर के बाहर मैदान जाकर रुका। मैदान में बंजारों के बच्चे खेलने कूदने में मशगूल थे और बंजारन औरतें पत्तों के दोने बनाने में। काकू मैदान के इस तरफ था और बंजारों के बच्चे दूसरी तरफ। वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे एक भूखा इंसान मिठाई की दुकान को शीशे की दूसरी तरफ से देखता हो। दुकान जहाँ तमाम तरह की मिठाइयाँ करीने से सजी हुई है और शीशे का को भेद कर उसकी महक फूट पड़ी हो। काकू एक ऐसे रिफ्यूजी की तरह खड़ा था जो इस नए देश गांव शहर में घुसकर घुल जाना चाहता था, उनके जैसा हो जाना चाहता था, लेकिन उसे इस बात पर संदेह था कि यहाँ के रहने वाले घुसपैठिए के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। वो शतरंज के घोड़े की तरह आगे बढ़ा, 2 कदम सीधे और 1 कदम दाहिने, फिर रुक गया। सामने से एक बच्चा शतरंज के पैदल सैनिक की तरह बढ़ा, एक छोटा कदम आगे, और वो भी रुक गया। उसके कदम से हौसला पाकर काकू शतरंज के ऊंट की तरफ तिरछा भागता हुआ सीधे उनके टोले में तक जा पहुंचा। सामने वाले खेमे ने उसका पुरजोर स्वागत किया। ए, तुम लोग कौन सा खेल खेल रहे हो? चीटा। हैं? हाँ। चीटा माने? चीटे को पकड़ के बीच से तोड़ देते हैं। क्यों? ऐसे ही। और फिर वो सारे के सारे जोर से हंसे। काकू भी जोर से हंसा। एक हंसी के धक्के से बहुत सारी हंसी की रेलगाड़ी चल पड़ी और वो सब उसमें सवार होकर मंदिर की तरफ भागे। एक मोटा बच्चा सबसे आगे आगे भागता था, जिसका सिर्फ पेट मोटा था और बाकी का शरीर पतला। भागते समय उसकी चड्डी सरकती थी। जब वो चड्डी संभालने लगता था तो कोई और उससे आगे निकल जाता था। इस वजह से वो पूरी सांस भरकर जब तक दौड़ लगाता था जब तक कि उसकी चड्डी वहां तक न सरक जाए जहां तक सरकने से उसका कोई नुकसान न हो। फिर दम भर दौड़ लेने के बाद वो चड्डी को नाभि के ऊपर तक खींच लाता था। इस होशियारी से वो और अधिक देर तक बेहिसाब दौड़ लगा पाया और आखिर तक सबसे आगे बना रहा। मंदिर पहुंचकर वो सब छोटे छोटे 3-4 के झुंड में अलग अलग हो गए। थोड़ी देर एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी करने के बाद वो किसी जोड़े के पास जाकर खड़े हो जाते थे और उसे तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक कि वो उन्हें 1-2 रुपए नहीं देता था। ये एक नया खेल था, भीख मांगने का खेल। ए बीबी जी, जोड़ी सलामत रहेगी तुम्हारी। ए बीबी जी, 2 रुपए दो, आइसक्रीम खिला दो, जोड़ी सलामत रहे। अधिकतर जोड़े उन्हें इस वजह से कुछ दे देते थे ताकि वो उन्हें तंग ना करे और वहां से दफा हो जाए, और समझदारी इसी बात में थी भी। कुछ भी न देने पर ये बच्चे कुछ देर तो तरह तरह की शक्लें बनाते थे और फिर जब ये बात साफ हो जाती थी कि यहाँ से कुछ भी मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो नई सीखी हुई कोई गाली चिपकाकर भाग खड़े होते थे और वापस हंसी खुशी अपने खेल में लग जाते थे। काकू समझ रहा था कि ये भी अपने तरीका का एक नया खेल है जो उसे कभी खेलने को नहीं मिला। खेल मजेदार भी था, नियम आसान और उसके एवज में मिलने वाला मेहनताना भी तगड़ा। सबसे बढ़िया बात यह थी कि ये खेल बाकी सारे खेल के इंटरवल्स में खेला जाता था। जब एक खेल से बोर हो गए तो थोड़े सिक्के बटोर लिए, नहीं तो गाली दे दी, और फिर वापस हा हा ही हू चालू। काकू भी हिम्मत करके एक जोड़े की तरफ बढ़ा, हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन शायद अपने हिस्से के डायलॉग भूल गया या फिर घबराहट की वजह से गले की बात जबान तक नहीं कूद पाई। जोड़े की लड़की ने उसे ऐसे देखा जैसे गणित का एक जटिल सा सवाल देखा हो। काकू ने उसे ऐसे देखा जैसे उससे उसने साक्षात गणित के मास्टर जी को देख लिया हो, और वो फौरन वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे डर था कि वो लड़की उसका पीछा करने वाली है, इसलिए वो बहुत दूर तक दौड़ा,
जब तक उसने मुड़कर देखा जब उसने मुड़कर देखा तो लड़की लड़के के बालों में कुछ खिलवाड़ कर रही थी। उसकी जान में जान आई और वो मोटे लड़के के पास आकर खड़ा हो गया। मोटा लड़का अपनी चड्डी की इलास्टिक में गांठ लगाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो थोड़ी टाइट हो जाए। काकू को पास खड़ा पाकर मोटा लड़का फिर हंसा। उसने अपनी मुट्ठी खोलकर काकू की ओर हाथ बढ़ाया। उसमें 3 रुपए थे, 1 रुपए के 2 सिक्के और 2 अठन्नियाँ। किसने दिए? ही ही। हैं? ही ही। वो बोलता कम था, हंसता ज्यादा था। हमेशा से ही इतना हंसता था या नहीं, इस बात का ठीक ठीक पता नहीं, लेकिन जब भी काकू को देखता था तो जी भर के हंसता था। तुम बोलते क्यों नहीं हो? पोयम सुनाता हूँ। पोयम? हाँ। किसने सिखाया? किसने सिखाया का जवाब दिए बिना वो पोयम गाने लगा। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, डॉट डॉट डॉट। हर लाइन कहने के बाद जोर से हंसता था और सड़क पर खुदे हुए किसी इमेजिनरी बिंदु के चारों ओर जोर से गोल गोल घूमकर दौड़ लगाता। एक हाथ इलास्टिक पर और दूसरा हाथ मुद्राएं बनाता हुआ। बंदर ने लात मारी, रो रहे थे, ही, मम्मी ने पैसा दिया, हंस रहे थे। पोयम कहते कहते वो वापस मैदान की ओर दौड़ पड़ा और काकू अपने घर की ओर। काकू रास्ते में सोच रहा था कि वो जब अगले दिन खेलने आएगा तो पक्का मोटे लड़के को हराकर ही मानेगा। जब उसका गत्ते का डब्बा मिल जाएगा तो वो अपना बैट लेकर आएगा और तब सारे लड़के भौचक्के रह जाएंगे। कितना मजा आएगा! वो उनको क्रिकेट खेलना सिखाएगा और उन्हें बदले में उसे भीख मांगना सिखाना पड़ेगा। फिर वो ज्यादा पैसे कमाकर उनको हरा सकता है। कमाए हुए पैसों से वो लकड़ी का घर बनवाएगा और उसमें एक नया कुत्ता रखेगा। लकड़ी के गिरने लकड़ी के घर के गिरने का भी डर नहीं होगा। घर आने के बाद शाम कुछ खास नहीं बीती। माँ घर की साफ सफाई और बड़बड़ाने में व्यस्त थी और डैडू अपनी किताब में। फिर भी वो माँ के चारों ओर ऐसे घूम रहा था जैसे कुछ देर पहले मोटा लड़का पोयम सुनाते वक्त गोल घूम रहा था। माँ के पास उसके सवालों का जवाब देने का समय नहीं था। माँ, जिन्न असली होता है ये तो मुझे पता है, लेकिन वो चिराग के अंदर कैसे घुस जाता है? भूत ओम लिखी ताबीज से डर के क्यों भाग जाता है? अच्छा, चुड़ैल के पैर का पंजा पीछे की तरफ होता है, तो वो दौड़ती कैसे है? आगे दौड़ने के लिए उसे पीछे की तरफ भागना पड़ता है। भीख मांगना पाप है? माँ, नदी किनारे सांप है। वो पूरे घर में दौड़ लगाने लगा। भीख मांगना पाप है, नदी किनारे सांप है। भीख मांगना पाप है, नदी किनारे सांप है, भीख मांगना डॉट डॉट डॉट। जैसे कि मुनादी करके कोई बहुत जरूरी सूचना पूरे गांव वालों को सुनाई जा रही हो, लेकिन गांव वाले थे कि मुनादी वाले की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो अपनी ढोलक की थाप और बुलंद करता। गांव वाले अपने कान पर लगी ठेपी और गहरे ठूस लेते। थोड़ी देर में मुनादी वाला निराश हो गया। उसने अपना गत्ते का डिब्बा खोजने की कोशिश की, लेकिन ढाक के 3 पात। परेशान होकर वो अपनी डायरी लेकर बैठा और अपनी कहानी पूरी करने लगा। जोस फिनांडो और शरीफ डागो। एक बार जोस फिनांडो ने पागल कुत्तों को डागो का खत्म करने के लिए भेजा, लेकिन डागो जब कुत्तों को देखा तो उसने कहा, ही, पागल कुत्तों, तुमको शायद पता नहीं कि डागो अपने हाथ से जहरीले गैस छोड़त है। और ऐसा कहकर उसने सबको जहरीले गैस से मार दिया। उसने उसके पास जहरीली गैस बम निकालने वाली मशीन गन और जादुई शक्ति थी। जादू से उसका शरीर लोहे का बन जात था। वह सचमुच शक्तिशाली था, इसलिए पागल कुत्तों को मार दिया। उसकी तलवार भी शक्तिशाली थी। उसके शहर में सब उसे शक्तिशाली डागो कहकर बुलाते थे। उसने जादूगर टबाका को भी धूल मार चटाया था। महाबली फौलाद भी डागो से हार गया, इसके लिए उसको पागल कुत्तों को मारना मुश्किल नहीं था। वह पागल कुत्तों को मारा तो उसके साथ क्या हुआ, अगर ये जानना है तो अगला पेज अवश्य पढ़ें। अगले पेज पर है जास फिनाडो और शरीफ डागो का इंतकाम। काकू को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर दाएं से बाएं
ऐसे करवट ले रहा था जैसे बिना पेंदी का लोटा उंगली से छू लेने पर नाचता फिरता हो। तमाम तरह के ख्याल उंगली का काम कर रहे थे, कुल्हे लोटे की पेंदी का। जैसे ही कोई ख्याल उससे कुल्हों पर छू देता था तो वो दूसरी करवट घूम जाता था। कभी जॉस फिर्नांडो आकर उसे छेड़ता, कभी मोटा लड़का, कभी तबाका तो कभी टाइगर। दिमाग में बड़ी सारी बातें कूद फान लगा रही थी। काकू को देख कर कहीं न कहीं इस बात पर भरोसा हो जाता है था कि दूर आसमान में ज़रूर कोई कारसाज है जो इतने दिलकश बच्चे अपने हाथ से बनाता है। इस बात पर यकीन करने का दिल नहीं करता था कि ये बच्चे भी जाहिल से बिग बैंग का नतीजा हैं। मतलब आप खुद सोचो कि कुछ हल्का-फुल्का आपस में टकराए, बड़ी भारी आग पैदा हो, फिर गैस ठंडी हो और उससे अमीबा प्रोटोज़ोआ बने। बाद में वही मेंढक मछली बन जाए, फिर ज़मीन पर चलने वाला स्तनधारी मैमल, भगवान जाने क्या-क्या और आखिर में फिर इंसान। इंसान जो काकू जितना दिलकश भी हो सकता है। क्या काकू के पूर्वज ऐसे ही उगे होंगे? उल्का-फुल्का जब टकराई होगी तो उनको रत्ती भर अंदाज़ा रहा होगा कि एक दिन उनसे ये इंसानी बच्चे जन्म लेंगे? मुझे नहीं मालूम, बस बात की बात है। लेकिन सच बात ज़रूर है कि भले ही आपकी आस्था को ब्यूबोनिक प्लेग जैसी जहरीली चीज़ ने ही क्यों न डस लिया हो, लेकिन इन दिलकश बच्चों को देखकर आपकी ख्वाहिशें और भरोसे वापस सेहतमंद और बुलंद हो जाते हैं। जब किसी ने ऐसे कहा था, घर से मस्जिद बड़ी दूर, चलो ये किया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए, तो उसके दिमाग में भी इस तरह की तमाम बातें चल रही होगी। उसके मौजू ख़यालों का सिलसिला तभी टूटा होगा जब उसने किसी बच्चे को बड़े होकर हमारे जैसा इंसान बनते हुए देखा होगा। दिल टूट गया होगा बेचारे का। यकीन करना मुश्किल होता होगा, नहीं? खैर, काकू अभी भी नींद के आगे पीछे भाग रहा था, लेकिन नींद आज काकू से खफा खफा थी। थक हार कर काकू माँ और डैडू के कमरे में चला गया। बिस्तर पर माँ और डैडू थे। माँ डैडू के नीचे थी, डैडू माँ के ऊपर। माँ के कराहने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा आसानी से समझा जा सकता था कि माँ और डैडू हाथापाई कर रहे थे। दोनों जीतने की कोशिश में पसीना पसीना हो रहे थे। डैडू माँ से भी ज़्यादा पसीने से सरोबार थे। शायद इसलिए डैडू जीत रहे थे और माँ हार कर नीचे दब गई थी। काकू ने सोचा, क्या माँ और डैडू झगड़ा कर रहे हैं? दोनों के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, लेकिन माँ और डैडू झगड़ा क्यों कर रहे होंगे? दोनों की सुबह घर के सामान को लेकर बहस हुई थी, लेकिन माँ और डैडू ने पहले तो कभी झगड़ा नहीं किया। माँ करा भी तो रही थी। हाँ, फिर तो शायद झगड़ा ही था। तभी तो तुरंत डैडू ने काकू को देखकर माँ को छोड़ दिया और माँ घबराई सी दौड़ पड़ी। उसने तुरंत जाकर कपड़े पहने और डैडू भी शर्मिंदा हो गए जैसे गलती पकड़ी गई हो। मिनट भर के अंदर उसका शरीर तप रहा था और वो जड़ होकर खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में झूठ पकड़े जाने पर टीचर के सामने काकू की घिघी बन जाती थी। ठीक ऐसा ही उसे एक बार तब महसूस हुआ था जब उसने टाइगर को ईंटों के ढेर में दबा हुआ देखा था। ऐसा एक बार और भी महसूस हुआ था जब उसने बिल्डिंग के बेसमेंट में भूत देखा था। भूत काकू को देखकर डर गया था क्योंकि काकू ने ओम की ताबीज पहनी थी। डैडू भी वैसे ही डर गए थे। माँ डैडू के नीचे उसी तरह फंसी हुई लग रही थी जैसे ईंटों के ढेर के नीचे टाइगर फंसा हुआ दिख रहा था। डैडू लाल रंग की ईंटों की तरह लाल दिखाई दे रहे थे। माँ ने काकू को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काकू को क्या और कैसे समझाएगी। माँ ने काकू को सोने के लिए बिस्तर पर लेटा दिया और कुछ देर तक उसके पास बैठी रही, लेकिन वो बोलती कुछ न थी। काकू ने पूछा, माँ तू ठीक है? हाँ बेटा, तू सो जा, मैं ठीक हूँ, तू सो जा। डैडू तुमसे झगड़ा क्यों कर रहे थे माँ? तुमको लगी तो नहीं माँ? वो झगड़ा नहीं कर रहे थे मेरे बच्चे, तू सो जा मेरे बच्चे। झूठ बोल रही हो। अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगी? तुमको चोट लग गई होगी। नहीं देख न, कहीं चोट नहीं लगी है। ये देख, सब एकदम चमाचम है मेरा बाबू। ऐसा कहकर माँ ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी मुस्कुराहट उसके होठों से चलकर काकू के होठों तक नहीं पहुंची, तो वो कुछ देर बुझे मन
से शर्मिंदा होकर अपने कमरे में वापस चली गई। उसे लगा कि काकू सो गया है, या शायद उसे ये मान लेना ज़्यादा बेहतर जान पड़ा कि काकू सो गया है। वापस कमरे में जाकर उसने प्रोफेसर साहब से कहा, घबराइए नहीं, बच्चा है, भूल जाएगा। प्रोफेसर साहब भी क्या कहते हैं, उनकी हालत वैसे ही हो गई थी जैसे भूत ने सीने पे बंधा ताबीज देख लिया हो। इधर काकू किसी से बात करना चाहता था, वो बताने के लिए जो उसे उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था। काकू वापस अपनी डायरी खोलकर बैठ गया और उसकी पीली पेंसिल डायरी को वो सब कुछ बताने की कोशिश करने लगी जो शायद किसी और को नहीं बताएगा। काकू, तुम्हें पता है काकू, आज माँ और डैडू फाइट कर रहे थे। मुझे देखकर माँ डैडू ने फाइट बंद कर दिया और कपड़े पहनने लगे। माँ डैडू कभी फाइट नहीं करते हैं। डैडू माँ से गुस्सा क्यों हुए? डैडू खुद मुझे गुड हैबिट सिखाते हैं। वी मस्ट लव, वी शुड नेवर फाइट। माँ घर का सामान ठीक करने से आजकल जल्दी गुस्सा हो जाती है। डैडू माँ की हेल्प नहीं करते हैं। डैडू माँ से सुबह कहे कि वो पहले उनकी किताबों की डिब्बा खोल कर दें। माँ कहती कि पहले रसोई का सामान सेट करेगी। आई नो, इसे बात पर ही फाइट हुई, लेकिन इस बात पर ऐसे फाइट नहीं करना चाहिए। अब मैं डैडू से कभी बात नहीं करूँगा। डैडू जॉस फिनार्डो की तरह बुरे आदमी हैं। मैं अपने खिलौने का डब्बा निकलने के लिए भी अब माँ से जिद नहीं करूँगा। आई विल प्ले आउट टू ग्राउंड गाँव, बट दे ऑल्सो फाइट लाइक माँ एंड डैडू। वॉट आई डू नाउ? डैडू वॉज माई सुपरमैन। अब मैं डैडू से हेट करता हूँ। आई लव माँ। डैडू ने माँ को जगह किया, फिर भी माँ मुझे मनाने के लिए आई। माँ, तुम बहुत प्यारी हो। डैडू, अगर फिर कभी तुम माँ से झगड़ा किए तो मैं तुमसे बदला लूंगा। शरीफ डागो ने जॉस फिनार्डे से बदला लेकर उसको हरा दिया था और उसको अंतरिक्ष में फेंक दिया। फिनार्डो अंतरिक्ष में अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। जो आदमी अंतरिक्ष में चला जाता है वो कभी अर्थ पर वापस नहीं आ पाता। डैडू को भी मैं अंतरिक्ष फेंक दूंगा। लेकिन डैडू तो सुपरमैन है, डैडू कहीं से भी वापस आ सकते हैं। फिर मैं क्या करूँगा? इंतकाम मुश्किल हो सकता है। काकू ने अपनी पीली पेंसिल रख दी और डैडू से बदला लेने के तमाम तरीके सोचते सोचते डायरी का पन्ना पलट दिया। पन्ना पलट देने से पिछला पन्ना उसके बगल वाले पन्ने और अगले पन्ने के बीच दब गया, जिससे काकू को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। नया पन्ना एकदम सफ़ेद था और उस पर उतनी ही जगह थी जितनी कि घर के सामने वाले मैदान पर जहाँ बंजारों के बच्चे खेलते रहते हैं। काकू ने उस पर नई हेडिंग डाली और उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया, जॉर्ज फिनार्डो और शरीफ डागो का इंतकाम। सो गाइस, ये थी कंप्लीट स्टोरी। आई होप यू विल लाइक। और इसमें जो वर्डिंग में आपको लगा हो कि मैं मिस्टेक कर रही हूँ, तो वो नहीं की है, क्योंकि ये एक बच्चे की डायरी में लिखे हुए कुछ वर्ड्स थे, तो उसने उसी तरीके से लिख रखे हैं जिस तरीके से मैंने बोला, थोड़े थोड़े गलत मात्राओं की कमी। आई होप आप सबको ये पसंद आएगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस, थैंक यू। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।